और यहाँ पर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट रहता है। अभी हम बताएंगे इसे क्यों कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इसमें क्या होती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अभी वो एरर हम बताएंगे आगे, वो क्या होता है, लॉस डिसएडवांटेज में आता है इसका। वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में ये चैप्टर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको वाट मीटर के बारे में पढ़ाएंगे। तो वाट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को रीड करता है। जिस भी सर्किट का हमें क्या करना, पावर रीड करना, उस सर्किट में हम लगाएंगे वाट मीटर और उसके द्वारा कंज्यूम किया गया पावर हम रीड करते रहेंगे। तो पावर बराबर हमारा क्या होता है, P बराबर होता है VI। यदि हमें किसी भी सर्किट का पावर क्या करना है, रीड करना है, तो हम क्या करें, एक वोल्ट मीटर ले लें, एक अमीटर ले लें। ऐसे हम क्या करें, ये मान लीजिए हमारा सर्किट है, हमने क्या लगा दिया यहाँ पर एक एमीटर, और ये हमारा क्या हो गया, लोड। यहाँ पर रहेगा लोड। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज दिया, जो भी वोल्टेज रहा होगा। तो इस क्या होगा कि पावर हम फाइंड कर सकते हैं इस सर्किट का। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पावर किसी भी सर्किट का फाइंड कर सकते हैं एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर लगाकर, और वोल्टेज और करंट पता हो जाने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पावर फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास एमीटर वोल्ट मीटर था, तो हम ऐसे पावर क्यों नहीं फाइंड किए, वाट मीटर क्यों बनाने चले गए। ओके, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये जो हमारा पावर होगा वो क्या होता है, डीसी करंट के लिए होता है। डीसी करंट के लिए P बराबर VI होता है, लेकिन AC करंट में पावर जो हमारा होता है वो होता है P बराबर VI cos फाई। ये cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। तो जो हमारा AC पावर होता है उसमें क्या किया जाता है, ये जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो भी कंसीडर किया जाता है पावर रीड करने में। तो इस वोल्ट मीटर और मीटर द्वारा हम इस cos फाई को नहीं फाइंड कर पा रहे थे। AC सर्किट में हम नहीं फाइंड कर पा रहे थे पावर को, या पावर कितना कंज्यूम कर रहा है एक सर्किट हम नहीं रीड कर पा रहे थे, इसीलिए हमें बनाना पड़ा कि वाट मीटर। तो जो हमने वाट मीटर बना ही लिया है, तो फिर हम डीसी सर्किट में भी उसी को यूज कर लेते हैं कि डीसी सर्किट में हम वोल्टेज या मीटर अलग से लगा के इस प्रकार से फाइंड करेंगे नहीं। तो जो हमारे पास वाट मीटर आ ही गया, तो हम इसे AC और DC दोनों में यूज कर लेते हैं। ओके, मीटर हमारा जो होता है वो 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। जो वाट मीटर के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करने वाले सिस्टम के आधार पर उसे 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा जो था टाइप ऑफ वाट मीटर, अभी हम कंस्ट्रक्शन बताएंगे आपको आगे। ये हमारा क्या हो गया, टाइप ऑफ वाट मीटर में रहेगा हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा डायनमोमीटर टाइप। कौन सा रहेगा, डायनमोमीटर टाइप। डायनमोमीटर टाइप भी 2 प्रकार से होते हैं। डायनमोमीटर टाइप में पहला प्रकार होगा इसका सस्पेंडेड कॉइल टॉर्सन हेड टाइप, और सेकंड वाला रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, सस्पेंडेड कॉइल टॉर्सन हेड टाइप। और इसका डायनमोमीटर का है ये दोनों, और डायनमोमीटर खुद एक क्या है, वाट मीटर का टाइप है। ये एक हो गया, और डायनमोमीटर के अंडर में भी 2 हैं। तो ये दूसरा वाला क्या है, पिवोटेड कॉइल इंडिकेटिंग। ओके, अगर इस जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको नोट्स बनाना है, तो हमने इसका PDF दे रखा है टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या है, डायरेक्ट इंडिकेटिंग। ये हमारा क्या हो गया, डायनमोमीटर का टाइप हो गया ये दोनों। और डायनमोमीटर हमारा खुद वाट मीटर का एक टाइप है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर हम डायनमोमीटर टाइप से जनरेट कर रहे हैं तब के लिए। ओके, सेकेंड अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करेंगे इस प्रकार से इंडक्शन का यूज करके, तब के लिए इंडक्शन वाट मीटर हो जाता है। तब क्या बन जाता है, इंडक्शन वाट मीटर। थर्ड हमारा क्या रहेगा, यदि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार से जब हम जनरेट करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर। हमारा फोर्थ रहता है कि जब हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वाट मीटर के अंदर कैसे जनरेट करेंगे, थर्मल इफेक्ट का यूज़ करके। तो जब हम थर्मल इफेक्ट का यूज़ करेंगे तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, थर्मल वाट मीटर। ओके, तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के वाट मीटर आपको बता दिए।
यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। ओके, तो डायनमोमीटर टाइप ये जो वाट मीटर का प्रिंसिपल बन जाता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके आधार पर जनरेट किया जा रहा है, डायनमोमीटर टाइप के आधार पर, तो यही इसका प्रिंसिपल बन जाता है। यदि हम इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट जान जाते हैं तो हम उसका प्रिंसिपल जान जाएंगे डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर का। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट क्या होता है कि यदि कोई दो कॉइल जो कि करंट कैरी किए हुए हैं अगर आपस में पास पास में लाए जाते हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, जनरेट होता मैग्नेटिक फील्ड, और उन मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरएक्शन के कारण उसमें एक फोर्स आ जाता है, चाहे वो अट्रैक्शन का होगा चाहे रिपल्सन का। और उन दोनों कॉइल में से अगर एक कॉइल को फिक्स रख दें और दूसरे को मूविंग, तो जो मूविंग वाला कॉइल है वो मूव कर जाएगा उन इंटरएक्शन कारण जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया था। और जब मूव कर जाएगा तो उसमें हम लगाएंगे पॉइंटर, इसी पॉइंटर क्या होगा, उसी मूविंग कारण डिफ्लेक्शन आ जाएगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा स्केल पर। ये हमारा क्या प्रिंसिपल रहेगा और यही हमारा क्या इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट है डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर में, जो कि हम यूज़ करते हैं इसी प्रिंसिपल का। ओके, तो हम इसके कंस्ट्रक्शन में सीधा सीधा आपको यहाँ पर बताते हैं कि हमारा इसमें दो कॉइल होता है वाट मीटर में। एक हमारी कॉइल रहेगी फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल को हम जानेंगे किसके नाम से, फिक्स्ड कॉइल को हम जानेंगे करंट कॉइल के नाम से, जो कि हमारा लोड रहेगा उसके सीरीज में कनेक्ट होता है। और इसमें एक रहेगा मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल को हम जानेंगे क्या, वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे वोल्टेज या प्रेशर कॉइल, दोनों नाम से जान सकते हो। इसमें दो कॉइल रहेंगे और फिक्स्ड कॉइल जो है या करंट कॉइल, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारा क्या होता था, आपने पीएमसी में देखा था कि दो मैग्नेट रहते थे, परमानेंट मैग्नेट, एक एन और एस ऐसे रहता था, उसके बीच में कॉइल रोटेट कर दी थी। सेम वैसे ही क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इसी फिक्स्ड कॉइल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा पहला पार्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से, ये हमारी फर्स्ट कॉइल हो गई। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ कुछ स्पेस हमारा बचा रहता है, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, और इसे हम क्या करते हैं, सीधा ले जाके लोड से कनेक्ट कर देते हैं। किससे, लोड से जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ये है हमारा लोड, और उसके बाद ये लोड से हमारा कनेक्ट है क्या, वोल्टेज, जहाँ ये लोड किससे कनेक्ट है, वोल्टेज सोर्स से, जहाँ से भी हमारा सप्लाई आ रहा है। मान लो अगर ये एसी सप्लाई है तो ये ऐसे कनेक्ट है। तो ये हमारी करंट, मतलब जो भी लोड करंट लेगा, लोड क्या है, जो भी अपना करंट इस वोल्टेज सोर्स से लेगा, वो करंट किससे होकर जाएगा, इस करंट कॉइल से। इस करंट कॉइल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो हम इसमें क्या करते हैं, मूविंग कॉइल या वोल्टेज कॉइल लगाते हैं। वोल्टेज कॉइल क्या होता है, इस वोल्टेज के पैरेलल में लगाते हैं, इस वोल्टेज के पैरेलल में लगाते हैं। और हमें क्या करना है, मूविंग कॉइल है उसके द्वारा इस वोल्टेज के पैरेलल में लगाकर हमें वोल्टेज के द्वारा जो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करना है। तो हमने क्या किया, ये लगा दिया मूविंग कॉइल इसके पैरेलल में। और यहाँ पर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट रहता है, अभी हम बताएंगे इसे क्यों कनेक्ट कर देते हैं। ओके, और जब क्या होता है कि हमारा पावर फाइंड करना, P बराबर क्या फाइंड करना, VI, लेकिन इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण होता है। तो ये जो करंट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या रहेगा, इस करंट के कारण होगा। मान लीजिए इस कॉइल में करंट I1 जा रहा है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है, और यहाँ से मान लीजिए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD होगा हमारा, TD वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो इंटरेक्शन होता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट के कारण, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगा करंट के कारण, तो वो करंट है I1, ये I1 के प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन इसमें क्या आएगा, ये जो हमारा कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वोल्टेज के द्वारा, वोल्टेज के द्वारा जितना भी करंट रहेगा तो वो करंट I2 है। तो ये करंट, ये हमारा जो फिर से TD प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, I2 के, और I2 प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो ये हमारा जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क हमारा हो गया करंट कॉइल का, और ये हमारा है वोल्टेज कॉइल का, दोनों के इंटरेक्शन के दौरान। तो ये हमारा जो आया टोटल टॉर्क वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I1V। ये क्या हो गया हमारा, I1V जो होता है वही होता है क्या, पावर बराबर क्या होता है, VI। तो इसी प्रकार से ये जो टॉर्क जनरेट हुआ वो किसके कारण हो गया, पावर के कारण।
तो इस प्रकार से हमने पावर फाइंड कर लेंगे। ओके, हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, इंटरैक्शन कारण ये मूविंग कॉइल रोटेट करेगी, और यहाँ पर लगाएंगे एक स्केल, और स्केल के साथ यहाँ लगाएंगे एक पॉइंटर इस पर मूव कर जाएगा आसानी से। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं, और इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल का यूज करते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल रहता है, और स्प्रिंग कंट्रोल का जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। और स्प्रिंग कंट्रोल का यूज करने से हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि हम इस स्केल को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्केल यूज कर सकते हैं। वो यूनिफॉर्म स्केल प्रोवाइड करता है हमारा क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क, अगर थीटा के प्रोपोर्शनल है तो इस प्रकार से हमने क्या किया, स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया, तो एक फ़ायदा हो गया कि यूनिफॉर्म स्केल मिल गया। और डैम्पिंग टॉर्क के लिए तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज ही किए थे। तो इस प्रकार से हमारा इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और इसकी वर्किंग क्या है, तो इसकी वर्किंग के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सर्किट में कनेक्ट करना सीखेंगे, या इसका कनेक्शन सीखेंगे वाट मीटर का। तो जिस भी सर्किट में हमें वाट मीटर को कनेक्ट करना, मान लीजिए हमारा ये लोड है, लोड कनेक्ट रहेगा अपने सोर्स से, जो जहाँ से वोल्टेज सोर्स रहेगा इसका। तो हम क्या करेंगे, करंट कॉइल को इस वोल्टेज सोर्स और लोड के बीच में जो भी सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में हम क्या करेंगे, करंट कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी हो गई क्या, करंट कॉइल। ये हमारा सीरीज में कनेक्ट होने के साथ लोड के आ गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, इस लोड को कंप्लीट कर दिया कनेक्ट करके। ये हमारी क्या होगी, करंट कॉइल कनेक्ट हो गई लोड के सीरीज में। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी वोल्टेज कॉइल होती है उसे भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये इसमें क्या होती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अभी वो एरर हम बताएंगे आगे, वो क्या होता है, लॉस डिसएडवांटेज में आता है इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा वोल्टेज सोर्स रहेगा, जो कि यहाँ से अप्लाई करेगा वोल्टेज भी, और ये हमारा क्या रहेगा, लोड रहेगा। ये हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉइल बोल सकते हैं आप, या करंट कॉइल बोल सकते हैं। यहाँ से हमारा करंट I1 जाएगा कॉइल के अंदर, I1, और यहाँ जाएगा I2। इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस R है, और ये लोड है। तो इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर से जो करंट जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अलग से। तो यहाँ पर हमारा रहेगा स्केल, और स्केल पे हमारा रहेगा क्या, पॉइंटर, जो कि रहता है अटैच्ड यहाँ मूविंग कॉइल से। ये हमारा पॉइंटर अटैच्ड रहता है मूविंग कॉइल से। जैसे ही इंटरैक्शन के कारण मूविंग कॉइल रोटेट करेगा, और हमारा क्या होगा, पॉइंटर मूव कर जाएगा। तो मूव करने से क्या होगा कि यहाँ पर आउटपुट आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर कितना पावर, सर्किट कितना पावर कंज्यूम कर रही है, रीड करके क्या करेगा, यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा। इस प्रकार से इसकी वर्किंग रहती है। अब आपको हम क्या करेंगे, इसका एडवांटेज बताएंगे। इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि ये AC और DC दोनों सर्किट का पावर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ये इसका हो जाता है फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड होता है स्प्रिंग कंट्रोल, जो हमने बताया था कि स्प्रिंग कंट्रोल के कारण क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल प्रोवाइड हो जाता है। स्प्रिंग कंट्रोल के कारण जो होता है हमारा यूनिफॉर्म स्केल आ जाता है। यूनिफॉर्म स्केल आने से फ़ायदा होता है कि हमें रीडिंग वीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका थर्ड एडवांटेज हो जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या करता है, हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। हाई एक्यूरेसी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों क्या हो जाते हैं, इसके एडवांटेज हो जाते हैं। अब इसका हम आपको डिसएडवांटेज बताएंगे। डिसएडवांटेज में बताएंगे कि वो हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट कर दिया था। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है इसका कि यह इंस्ट्रूमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही खर्चीला हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला डिसएडवांटेज हो जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज होता है कि इसकी जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो अफेक्टेड हो जाती है किसी मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसका हम यूज़ कर रहे होंगे। तो इसकी एक्यूरेसी तब अफेक्टेड हो जाएगी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसका यूज करेंगे। तो इसके अंदर का जो
फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस प्रकार से एक्यूरेसी घट जाती है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि लो पावर फैक्टर के कारण पास फाई का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि यदि हम किसी भी सर्किट के अंदर ओनली इंडक्टर यूज करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा करंट और वोल्टेज होता है वो क्या करता है, हमारा करंट लैगिंग करता है वोल्टेज से। तो अगर हम वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं तो हमारा ये वोल्टेज हो गया, तो हमारा करंट क्या करता है, 90 डिग्री क्या रहता है, लैग करता रहता है ये करंट हमारा किससे, वोल्टेज से, इस इंडक्टर के अंदर जो भी करंट वोल्टेज रहता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि जब हम ओनली इंडक्टर यूज़ कर रहे होंगे तो हमारा जो वोल्टेज रहेगा, अगर वोल्टेज मैक्सिमम जिस टाइम पे रहेगा, करंट उस टाइम पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो और करंट जब जीरो रहेगा तो उस टाइम पे क्या रहेगा, वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब हुआ कि यदि हम ओनली इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, वोल्टेज वाला ग्राफ है V का, और ये हमारा क्या है, करंट का ग्राफ है। तो जब वोल्टेज जिस टाइम मैक्सिमम उस टाइम करंट जीरो, मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उस टाइम क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, उस टाइम क्या होगा, करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो जीरो रहेगा। तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो है और इसमें मैक्सिमम है, उस टाइम क्या होगा, इसमें इंटरैक्शन नहीं आएगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर इंटरैक्शन नहीं आया तो क्या होगा, मूविंग कॉइल मूव नहीं करेगी और पॉइंटर रुक जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो इंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाने से इसके अंदर जो 90 डिग्री का लैगिंग आ रहा था वो लैगिंग क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। तो जब हमने देखा कि इंडक्टर रेजिस्टेंस लगा देने से ये हमारा पावर फैक्टर की लैगिंग क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब पावर फैक्टर की लैगिंग रिड्यूस हुई तो हमारा, अगर मान लेते हैं वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है तो हमारा करंट क्या हो जाता है, कुछ यहाँ पर आ जाता है, सिर्फ क्या होता है, फाई एंगल का लैगिंग रह जाता है करंट में। तो जब ये फाई एंगल का रह जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच साइन वेव बनता है वो क्या होता है, यहाँ से कुछ बन जाता है। जब ये मैक्सिमम रहता है, जब ये क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, तो हमारा करंट जीरो नहीं रहता है। तो जब वोल्टेज के द्वारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो जो हमारा करंट वाली कॉइल है उससे क्या होगा, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस प्रकार से क्या होगा, उसमें इंटरैक्शन होता रहेगा, और ये जब जीरो रहेगा तो ये क्या रहेगा, ये भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम मैक्सिमम है, कुछ ना कुछ इसके द्वारा होता रहेगा। जब वोल्टेज जीरो रहेगा तो करंट के द्वारा होता रहेगा, जब करंट जीरो रहेगा तो वोल्टेज के द्वारा होता रहेगा। तो इस प्रकार से अगर ये हमारा जो पावर फैक्टर है उसको रिड्यूस करने से इस इंटरएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती थी। इस प्रकार से हमने क्या किया, रजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया और एरर था, हमने उसको मिनिमाइज़ किया। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमने ये जो वीडियो आपको पढ़ाया, अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।